इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 9 फिजिकल साइंस पार्ट 3 को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बांग्ला शिक्षा वेबसाइट पर केवल बेंगोली वर्जन में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, किंतु हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर पार्ट 3 के अवेलेबल नहीं हैं। लेकिन आपके पास इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी ने हिंदी में रूपांतरित करके क्वेश्चन पेपर को लेके आया है, साथ ही उसका उत्तर भी लेके आया है। तो चलिए बिन समय गंवाए शुरू करते हैं। आपके पास फिजिकल साइंस क्लास 9 पार्ट 3 में कुल मिला के 4 क्वेश्चंस हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बेंगोली वर्जन के क्वेश्चन पेपर को। चलिए आप शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, विज्ञान के विभिन्न शाखाओं में एवोगैड्रो की संख्या का महत्व को उल्लेख करो। महत्व की आलोचना करनी है। तो सबसे पहले देख लीजिए, किसी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित मूल कणों की संख्या हमेशा एक समान रहती है। इसी संख्या को एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। इसका मान 6.022140076 इंटू 10⁻23 अर्थात 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। आप यहाँ पर 6.023 भी कुछ किताबों में देखने को मिल जाएगा आपको, परंतु मेरा सजेशन है कि आप 6.022 इंटू 10⁻23 ही लिखने की आदत कर लें। एवोगैड्रो संख्या के महत्व को निम्न रूप से देखा जा सकता है। देखिए, सबसे पहला, परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान या मास को ज्ञात करने में एवोगैड्रो की संख्या मददगार होता है। हाइड्रोजन के एक परमाणु की मात्रा निकालने के लिए हम लोगों को 1.008 को डिवाइड कर रहे हैं एवोगैड्रो नंबर से 6.022 इंटू 10⁻23, तो जो मिल रहा है वो हाइड्रोजन के एक परमाणु की मात्रा निकल के आ जा रहा है आपके पास। एक्जैक्टली यहाँ पर जो है वह हाइड्रोजन का परमाणु भार है। उसको हम लोग अगर एवोगैड्रो संख्या से भाग देते हैं तो हाइड्रोजन के एक परमाणु की मात्रा निकाल लेते हैं। मतलब एक हाइड्रोजन का जो परमाणु का द्रव्यमान होगा वह कितना होगा, वह एवोगैड्रो की मदद से ही निकल पाता है। ठीक है, इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए पॉइंट नंबर 2 को देखते हैं। एवोगैड्रो संख्या पदार्थ की मात्रा को कणों की संख्या से संबंधित करके मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड तथा माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के बीच एक पुल बनाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए, एवोगैड्रोस नंबर विभिन्न भौतिक स्थिरांक फिजिकल कांस्टेंट्स और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बीच संबंध स्थापित करता है। जैसे देख लीजिए, गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो आर होता है, आर और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और एवोगैड्रो नंबर के बीच में किस तरह से संबंध स्थापित करने में मदद करता है। फोर्थ पॉइंट देखिए, रासायनिक गणनाओं में मोलर मात्रा, मोलर आयतन एवं अणु भार को ज्ञात करने में एवोगैड्रो संख्या मदद करता है। पांचवा पॉइंट देखिए, किसी भी पदार्थ के एक मोल में अणुओं की संख्या एवोगैड्रो संख्या होती है। अतः इस पर सभी गैसों का एक मोल का आयतन एक समान होता है एवं इसका मान 22.4 लीटर होता है। तो आप चाहें तो पांचों का पांचों पॉइंट लिख सकते हैं। आप इसको और छोटा करना चाहें तो छोटा करके भी लिख सकते हैं। बता सकते हैं कि तत्व का एक मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु, यौगिक का एक मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 अणु। इसी तरह से और भी रिलेशन से उसको लिखकर आप इसमें दिखा सकते हैं। ठीक है, आप 5 पॉइंट लिखिए या 4 पॉइंट या 3 पॉइंट लिखकर आप इसका आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि पाँचों को पाँचों लिख लें ताकि आपका आंसर एकदम परफेक्ट हो जाए। इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी, इस वीडियो में हम लोग चर्चा कर रहे हैं फिजिकल साइंस पार्ट 3 मॉडल एक्टिविटी टास्क। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जिसमें दिया गया है
एसटीपी पर 3.011 इंटू 10⁻22 गैसीय यौगिक का अनुभार 3.2 ग्राम होने पर उस यौगिक का ग्राम आणविक भार ज्ञात करो। एसटीपी पर 3.2 ग्राम गैसीय यौगिक का आयतन कितना लीटर होगा, यह भी ज्ञात करना है। तो देखिए 3.011 इंटू 10⁻22 यौगिक गैसीय यौगिक का या गैसीय पदार्थ का अनुभार कितना है, 3.2 ग्राम दिया गया है। ठीक है, इसको आपने लिख लिया सबसे पहले। तो 1 ग्राम का कितना हो जाएगा, कम होगा, इसलिए इसने डिवाइड कर दिया। उसके बाद एवोगैड्रो नंबर पर कितना होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 कितना हो गया, डिवाइड करेगा यहाँ पर, तो ये इतना में ज़्यादा होगा इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए इसका दशमलव हटा दिया तो यहाँ पे 10, और इसने इसको 2 बार काट दिया, यह 22 और एक 23, यह भी कट गया। यहाँ पे 32 इंटू 2 64 ग्राम। ठीक है, 64 ग्राम निकल गया। उसके बाद में सेकेंड पार्ट देखिए, इस क्वेश्चन में बोला गया था कि आपको आयतन निकालना है। तो एसटीपी पर 64 ग्राम में गैस का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर। आप जानते हैं जब एवोगैड्रो का इम्पोर्टेंस हम लोग देख रहे थे तो उसी में हम लोग चर्चा किए हैं कि सभी गैसों का 1 मोल का आयतन जो होता है वो मोलर आयतन होता है, और मोलर आयतन का मान कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। तो इसलिए 1 ग्राम में गैस का आयतन कितना होगा, 22.4/64 लीटर। तो 3.2 ग्राम में कितना होगा, ज़्यादा होगा, इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए इसका दशमलव हटा, 10 आ गया, इसका दशमलव हटा, उसका भी 10 आ गया, तो 100 हो गया नीचे में। 32 ने इसको काटा 2 बार। ठीक है, देख लीजिए दशमलव हट गया, इसने इसको काटा 2 बार, इसका दशमलव हट गया, तो यहाँ पे 10 आ गया। तो यहाँ पर 100, यहाँ पे इस 2 ने काटा 112 बार, इसने डिवाइड किया तो 1.12 लीटर हो गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिए। अगर अभी तक आप कमेंट नहीं किए हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिए। अच्छा लगा तो भी लिखिए, बुरा लगा तो भी लिखिए, ज़रूर कुछ ना कुछ लिखिए, ताकि हम लोगों को इससे इंस्पिरेशन मिलता है कि गलती कहाँ पे हो रही है, या फिर अच्छा हो रहा है तो कहाँ पर अच्छा हो रहा है। लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने हाथ में अटैची या सूटकेस लेकर जमीन के साथ लंबवत चलता हो तो कार्य का मान कितना होगा, कार्य कितना होगा, व्याख्या करो। यह क्वेश्चन दिया गया है। आपको सबसे पहले जान लेना होगा कि कार्य का जब परिमाण मापते हैं तो उसका सूत्र क्या होता है। आप जान गए होंगे कि कार्य बराबर कितना होता है, कार्य बराबर होता है बल, जो बल लगाया गया हुआ, और वस्तु का जो विस्थापन होता है वह। ठीक है, ये 2 चीज आप जानते होंगे। ठीक है, यह भी दैसिक राशि है, यह भी दैसिक राशि है, किंतु इन दोनों को गुना करने से कार्य क्या हो जाता है, एक अदैसिक राशि हो जाता है। यह परिभाषा आप जानते हैं। ठीक है, तो जब तक विस्थापन नहीं होगा बल के लगने से कार्य नहीं कहलाएगा, है ना। ये चीज हम लोग जानते हैं। किंतु जब कार्य के प्रभाव से कुछ विस्थापन हो और एंगल भी आ जाए, तब आपको कुछ दूसरे फैक्टर्स को भी समझना पड़ता है, जिसमें आप यहाँ पर समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई एक यह विस्थापन है और यह बल है। ठीक है, या फिर इस तरह से भी डायग्राम बना के आप समझ सकते हैं, इस तरह का। इन दोनों के बीच में थीटा का एंगल है, यह बल है और यह वाला विस्थापन है, मान लीजिए d हम लोग मानते हैं। ठीक है, और यह जो है एक कंपोनेंट हो गया, यह एक कंपोनेंट हो गया। तो बल का यहाँ पर इस क्षेत्र में क्या देखते हैं हम लोग, 2 भागों में 2 भाग वाला कंपोनेंट होता है बल का। एक होता है ऊर्ध्वाधर दिशा में, ठीक है, और एक होता है क्षैतिज दिशा में। तो यह वाला हो जाता है F cos थीटा और ये वाला होता है F sin थीटा। इस चीज को आप समझे रहिएगा। यहाँ भी उसी तरह से, यह भी उसी तरह से। और अगर यहाँ का जो कोण हुआ
इसी कोण के ऊपर में डिपेंड करता है कि उसका बल और डिस्प्लेसमेंट का गुणनफल जब होगा तो कार्य का मान कितना होगा, इस कोण पे निर्भर करता है। अगर यह कोण 90 डिग्री का हो जाए तो यहाँ पर कॉस थीटा को लेके ही निकलता है W का मान। F बराबर हो जाता है F कॉस थीटा गुना D, यह फॉर्मूला होता है। 90 हो जाएगा कॉस 90, तो कॉस 90 का मान हो जाता है 0, तो F इंटू 0 इंटू D कितना हो जाएगा, तब तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इस फैक्ट को आपको समझा देना, मैं उचित समझा, बोलकर इतनी चीज बता दिया हूँ, समझे रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, मेन सॉल्यूशन को देखते हैं, इसी को आपको लिखना है। जब कोई व्यक्ति अपने हाथ में अटैची लेकर जमीन के साथ लंबवत चलता हो तो किए गए कार्य का परिमाण शून्य होगा। इसका कारण क्या है, अटैची का विस्थापन और अटैची का भार नीचे की ओर काम करता है, बल ही है, एक दूसरे के लंबवत होता है। अगर मैं डायग्राम करके दिखाऊं आपको तो इस तरह से आपको समझना होगा। या देखिए, जो थोड़ी देर पहले मैंने समझाया, विस्थापन बल दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ए हो गया, दूसरा कंपोनेंट ए हो गया, तो ये वाला हो गया एफ कॉस थीटा, ये वाला एफ साइन थीटा है ना। तो अगर वस्तु यहां पर हो तो इसका विस्थापन होगा एफ की दिशा में, ओबी में होना चाहिए, किंतु इस तरफ हो जाता है ओसी की दिशा में। तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, एफ कॉस थीटा गुना डी। ठीक है, तो एफ गुना डी इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान 90 डिग्री है क्योंकि ये लंबवत है, तो कॉस 90 हो जाता है 0। कॉस 90 0 हो गया, तो देखिए एफ इंटू डी गुना 0, तो W बराबर 0, क्योंकि 0 किसी को गुना करेगा तो 0 हो जाता है। तो इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं, बल और विस्थापन की दिशाएं समकोणीय होने के कारण से किया गया कार्य का परिमाण जो होगा वो शून्य हो जाता है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन को भी दबा दीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन हर एक नए वीडियो का आपको मिलता रहे। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। या इस मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 9 फिजिकल साइंस पार्ट 3 का लास्ट क्वेश्चन है और यह न्यूमेरिकल वेस्ट है। क्वेश्चन है, एक 100 ग्राम मात्रा की वस्तु के 500 मीटर की ऊंचाई से बाधा रहित गिरना शुरू होने के 3 सेकंड के बाद उस वस्तु का काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा कितना होगा, ज्ञात करो, यह बताना है। तो देख लीजिए, यहाँ पर यह 500 मीटर की ऊंचाई है, यहाँ पर वस्तु है, 100 ग्राम की वस्तु है, इसको छोड़ दिया गया यहाँ से, और जो ही 3 सेकंड होगा तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी वह कितना होगा इस जगह पर, वह बताना है। ठीक है, तो चूंकि यह वस्तु गिर रही है तो यहाँ पे गुरुत्वजनित त्वरण के कारण ही यह गिर रही है वस्तु, ये चीज़ याद रखिएगा। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे ए मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के रूप में आ जाएगा। त्वरण रहता सिंपल तो हम लोग ए लिखते। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग बाद में फिर दिखाते हैं, बताते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रारंभिक वेग इस वस्तु का कितना है, 0 है, इसलिए u बराबर 0 बताया गया। किंतु 3 सेकंड के बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेग कितनी हो जाएगी, उसके लिए v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिखा गया है, इसी को हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग इसको निकालेंगे SI यूनिट में, इसलिए इन सबको कन्वर्ट कर लेते हैं किलोग्राम में, मीटर पर सेकंड में है तो ठीक है। इसी तरह से हम लोग कन्वर्ट करके करते जाएंगे। आप चाहें तो CGS में भी निकाल सकते हैं, किंतु बेहतर होगा आप SI यूनिट या M के सिस्टम में ही निकालें। दिया गया मात्रा बराबर M कितना है, 100 ग्राम, तो इसको हम लोग किलोग्राम में बदल दिए, 1000 से भाग दे दिए। ठीक है, तो 0 0 0 3 0 में से 2 0 कट गया तो 1 0 बच गया, तो 1/10 किलोग्राम हो गया। समय कितना दिया है, 3 सेकंड दिया गया। प्रारंभिक वेग u बराबर, चूँकि मैं इसको किलोमीटर SI यूनिट में ले लिया हूँ इसलिए इसको मीटर पर सेकंड में लिख लिया, अंतिम मीटर पर सेकंड में लिख लिया। अंतिम वेग v बराबर निकालना है, क्वेश्चन मार्क, गुरुत्वाकर्षण त्वरण g 10 मीटर पर सेकंड। आप इसके बाद में आप लिख लीजिएगा, हम जानते हैं v बराबर u प्लस AT है ना,
तो यहाँ पर क्या है, जी है, इसलिए जी हम लोग लिखेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग लेके चल रहे हैं, तो v इक्वल टू यू प्लस जी टी लिख लिया। अब u का मान कितना है, 0 है प्रारंभिक वेग। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग 10 मीटर ले रहे हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते थे, किंतु हम लोग कैलकुलेशंस को सही और आसान करने के लिए 10 राउंड फिगर में ले रहे हैं, इंटू 3 सेकेंड। ठीक है, सेकेंड डिनोमिनेटर में है तो कट गया, तो केवल 1 सेकेंड बच गया, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड हो गया। 3 इंटू 10, 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो यह आपके पास में तैयार हो गया क्या, अंतिम वेलोसिटी कितना हुआ यह पता चल गया आपको कि अंतिम वेलोसिटी कितनी है, इतनी है। जब वस्तु गिर रही है ऊपर से 500 मीटर की ऊंचाई से, तो 3 सेकंड के बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 30 मीटर पर सेकंड हो गई 3 सेकंड के बाद। तो आप देख रहे हैं इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 9 फिजिकल साइंस पार्ट 3 को। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं गतिज ऊर्जा कैसे निकालें। फॉर्मूला लिख लीजिए, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। एम के जगह में 1/10 किलोग्राम लिख लीजिए, और वेलोसिटी v के जगह में 30 मीटर पर सेकंड लिख दिए, होल स्क्वायर बैठा दिए, यहाँ पे मीटर पर सेकंड होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पे किलोग्राम हो गया। 30 दो बार आ गया, देखिए 0 0 कट, उन्हें 30 को काटा 15 बार, तो अंश में देखिए 3 बचा और 15 बचा, तो 15 तियाँ 45 लिख दिए, और इकाई हो गया जूल, तो 45 जूल गतिज ऊर्जा हो गया। अगर आप 9.8 लेते तो 29.4 मीटर पर सेकेंड होता। 30 मीटर पर सेकेंड की जगह अगर आप 29.4 मीटर पर सेकेंड को यूज़ करेंगे, तो कैलकुलेशंस करने के बाद में गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी 43.218 जूल आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का फिजिकल साइंस पार्ट 3 क्लास 9 का मॉडल एक्टिविटी टास्क अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि जो g है, g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले सकते हैं, या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।